नमस्कार, मैं डॉक्टर गगनेश शर्मा। मैं प्रभारी निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ जैविक खेती एवं प्राकृतिक खेती केंद्र गाज़ियाबाद में। और ये इसमें पीजीएस इंडिया जो सेक्रेटरीट है, वहाँ पर भी मैं एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के पद पर हूँ। और पीजीएस इंडिया सर्टिफिकेशन सिस्टम हमारा संस्थान देखता है। हमारा संस्थान जो है वो कृषि मंत्रालय के अधीन है। और हमारा जो कार्यप्रणाली है वो प्रमाणीकरण जो है सर्टिफिकेशन के ऊपर हमारा पीजीएस इंडिया सेक्रेटरीट जो है वो कार्य करता है। और सबसे पहले मैं आपको जो आज का जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर कुछ सर्टिफिकेशन जो है वो क्यों की जाती है, क्या है सर्टिफिकेशन, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। सर्टिफिकेशन जो है जिसको हम प्रमाणीकरण कहते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि प्रमाण देना है उपभोक्ता को कि भाई जो भी जैविक उत्पाद है वो सभी जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं और जितने भी क्वालिटी के जो लक्ष्य रखा गया है और जो भी उसके अंदर जितनी भी गुणवत्ता के सारे जो नियम हैं उनको पूरे करते हुए निकला हुआ है और किसी ने उसको सर्टिफाई किया है, तो इसको हम सर्टिफिकेशन कहते हैं। तो उपभोक्ता के लिए जो है ये एक क्वालिटी एश्योरेंस का टूल है। और इसी तरह से जो बेचने वाला है, जो सेलर है या जो उत्पादक है, उनको ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि भाई हमने जो जैविक उत्पाद उगाए हैं वो सर्टिफाइड हैं। तो उसको वो चाहे लोगो के तहत, चाहे वो लोगो लगाएं पीजीएस सर्टिफिकेशन करने के बाद, प्रमाणीकरण करने के बाद में, तो इस तरह से उपभोक्ता जो है उसके लिए ये क्वालिटी एश्योरेंस का टूल है। और बेचने वाले के लिए ये डेमोन्स्ट्रेशन का टूल है कि वो डेमोन्स्ट्रेट कर पाए कि मैंने जो उगाया हुआ है वो जैविक है और उसमें कोई भी जो है जिस तरह की चीज़ें जो नहीं चाहिए, जैसे कन्वेंशनल सिस्टम से जो निकल के आती हैं, जो ये उससे अलग है। तो इसी तरह से हम जैविक प्रमाणीकरण के ऊपर बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन जो है वो किस तरह के हैं हमारे देश में। तो अगर हम बात करें ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की, तो दो प्रकार के सर्टिफिकेशन सिस्टम हमारे भारत में हैं। एक है थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, थर्ड पार्टी प्रमाणीकरण, जो अपेडा के द्वारा, जो नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है, अपेडा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का संस्थान है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर, वो इसको करते हैं और वही इसका कार्यान्वयन करते हैं पूरी तरह से। मॉनिटरिंग भी उन्हीं के द्वारा होती है और जो स्टैंडर्ड्स हैं वो नेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन ही होते हैं। और जो दूसरा सिस्टम है सर्टिफिकेशन का वो पीजीएस इंडिया सर्टिफिकेशन सिस्टम है। तो पीजीएस इंडिया सर्टिफिकेशन सिस्टम जो है वो जो भारत सरकार का कृषि मंत्रालय है उनके अधीन जो राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र है वो देखता है पीजीएस इंडिया प्रोग्राम को किस तरह से वो इम्प्लीमेंट हो। तो यहाँ का पीजीएस इंडिया सेक्रेटरीट उसको देखता है। तो अब अगर हम इसको देखें कि जो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन में हम देखेंगे कि जो अपेडा है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की जो संस्था है, उसमें 30-32 सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं। और वो जो सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं वो प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को देखती हैं और इम्प्लीमेंट करती हैं ज़मीनी स्तर पर। और जो सर्टिफिकेट निकल के आता है उससे जो किसान भाई हैं और जो बड़े किसान हैं खासकर, या आईसीएस ग्रुप्स हैं, वो अपने उत्पाद को जो है बाहर ले जा सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, निर्यात कर सकते हैं। तो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन खासकर निर्यात के लिए है और लोकल लेवल पर भी वो देश में भी उसको डोमेस्टिक लेवल पर बेच सकते हैं।
तो एक तो है थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन सिस्टम, थोड़ा यहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा बैठती है और बड़े किसान और आईसीएस ग्रुप भी इसमें आते हैं ज़्यादा कर। परंतु पीजीएस इंडिया जो सर्टिफिकेशन सिस्टम है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सहभागिता गारंटी प्रणाली या सहभागिता प्रतिभूति प्रणाली, इस प्रणाली में जो है कॉस्ट कम बैठती है, जो किसान भाइयों को ज़्यादा कॉस्ट नहीं बियर करनी पड़ती है, ये लो कॉस्ट है। और ग्रुप सर्टिफिकेशन इसका सबसे बड़ी पहला पहलू है और ग्रुप सर्टिफिकेशन में ही इसको ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है। हालांकि अभी इंडिविजुअल सर्टिफिकेशन भी आ गया है, एक किसान भाई भी इसमें जुड़ सकते हैं और लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन का भी इसमें प्रावधान रखा गया है कि पूरे के पूरे बड़े एरिया को, कोई आइलैंड है या कोई बहुत बड़ा पूरा डिस्ट्रिक्ट है जो कि जहाँ पर केमिकल बहुत समय से डाले नहीं गए हैं, उसको भी लिया जा सकता है। तो पीजीएस इंडिया सर्टिफिकेशन जो पहल है, इसमें स्थानीय रूप से ये प्रासंगिक है और उत्पादकों और उपभोक्ताओं सहित जितने भी हितधारक हैं उनकी भागीदारी पर इसमें जोर दिया जाता है। तीसरे पक्ष के प्रमाणीकरण जो थर्ड पार्टी है उसके ये बाहर काम करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया अपेडा वाला सिस्टम है थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन सिस्टम। पीजीएस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको हम सहभागिता प्रतिभूति प्रणाली कहते हैं, जिसके तहत समान परिस्थितियों में लोग किसी न किसी तरह से अपने साथियों के साथ उत्पादन की जो प्रथाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, उनका आकलन कर। पीजीएस इंडिया के जो मार्गदर्शी सिद्धांत हैं वो बेसिकली हमने लिए हैं इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स, जो जर्मनी में है, जिनका जो संस्था है इंटरनेशनल संस्था है। तो पीजीएस के दिशा निर्देशों के अनुरूप हमें इसको बनाया गया है। तो पीजीएस इंडिया मॉडल जो है वहाँ से लिया गया है, परंतु यहाँ पर हमारे देश में जो पीजीएस इंडिया सर्टिफिकेशन सिस्टम है, जो प्रमाणीकरण का ये सिस्टम है, इसमें एक हमने इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर का इसको रूप दिया है, जो कि इसको थोड़ा अलग करता है आईएफओएम के जो पीजीएस इंडिया मॉडल है। थोड़ा इसको हमने अपने देश के अनुरूप बनाया है। तो इसमें सहभागिता का दृष्टिकोण सबसे पहले है, एक साझा दृष्टिकोण रखना होता है, पारदर्शिता की बात है, विश्वास है और जिसको हम ट्रांसपेरेंसी ट्रस्ट कहते हैं, समस्त समांतरता है, कंटिन्यूस आपस में डेवलपमेंट करनी है और हॉरिजॉन्टल नेटवर्किंग के आधार पर इसको हम इसका मार्गदर्शी सिद्धांत है। इसके अतिरिक्त यह पीजीएस की भावना को प्रभावित किए बिना पीजीएस आंदोलन को राष्ट्रीय मान्यता और संस्थागत ढांचा प्रदान करती है। तो इसी तरह से ये जो है इसके मार्गदर्शी सिद्धांत हैं। इसमें जो प्रमुख हितधारक हैं वो उत्पादक हैं, उपभोक्ता हो सकता है, खुदरा विक्रेता हो सकता है, व्यापारी और अन्य जैसे गैर सरकारी संगठन भी इसमें इसके संचालन में जुड़े हुए रहते हैं। और पीजीएस के संचालन में हितधारक जैसे उत्पादकों सहित निर्णय लेने और पीजीएस के संचालन संबंधी आवश्यक निर्णय की प्रक्रिया में शामिल रहते हैं। इसके अलावा उत्पादक एक ढांचागत सतत सीखने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं, जो उन्हें अपने काम में सुधार करने में सहायता करती है। और इसमें सीखने और सिखाने की प्रक्रिया आमतौर पर व्यावहारिक अनुभव के आधार पर रहती है। इसमें खेतों पर कार्य या कार्यशालाओं पर ये आधारित रहती हैं। तो ये प्रैक्टिकल है और आपस में किसानों के बीच की बात है, जिस तरह से ये पीजीएस का सर्टिफिकेशन सिस्टम काम करता है। इसका जो मूलभूत विचार है, जो हम कह सकते हैं फिलॉसफी है, वो ये है कि किसान को सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से देखा जाता है। इसमें किसान समूह जो है उसमें जो ये है वो उपभोक्ता के भरोसे पर आधारित है और कोई भी बिचौलिया इसके बीच में नहीं आने दिया जाता है। एक दूसरे का निरीक्षण किया जाता है, परंतु समूह सर्वोच्च रहता है, समूह का डिसीज़न जो है वो सर्वोच्च रहता है और पूरी जानकारी जो है सार्वजनिक डोमेन में रहती है। जैसे कि हमारे पास डेडिकेटेड पीजीएस इंडिया वेब पोर्टल है, उसमें ये सार्वजनिक रूप में जानकारी उपलब्ध रहती है। रासायनिक अवशेष संबंधी उत्पाद परीक्षण की व्यवस्था
ये अतिरिक्त विश्वास प्रदान करती है इस पीजीएस इंडिया सर्टिफिकेशन सिस्टम को। ये रिस्क बेस्ड होती है परीक्षण जो है। व्यक्तिगत किसान को पीजीएस नंबर और किसान उपकोड के साथ प्रमाण पत्र मिलता है। अभी लोकल ग्रुप को, पूरे के पूरे ग्रुप को ये सर्टिफिकेट दिया जाता है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती थी, तो इंडिविजुअल किसान का नाम रहता है उसमें। पूरे के पूरे ग्रुप को ये सर्टिफिकेट, एक ही सर्टिफिकेट देके सब किसानों के नाम उसमें रहते हैं। पूरा समूह गांव को पीजीएस स्कोप सर्टिफिकेशन नंबर के साथ एक सर्टिफिकेट भी मिल सकता है। और प्रोसेसर और हैंडलर जो हैं उनको भी पीजीएस स्कोप सर्टिफिकेशन नंबर के साथ सर्टिफिकेट दिया जाता है जब वो पूरा इस पीजीएस सिस्टम की प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं। तो यही इसकी फ़िलॉसफ़ी है, ये मूलभूत इसका जो विचार है। और ये पूर्णतया जो है पारदर्शी प्रणाली है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन है। अब इसका संस्थागत जो ढांचा है वो क्या है, उसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं। सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये मेन जो है सबसे ऊपर है। और नेशनल एडवाइजरी कमेटी इसमें एडवाइस देने के लिए और पॉलिसी को एंडोर्स करने के लिए है। वो जो उनके हेड हैं, जो चेयरमैन हैं इस नेशनल एडवाइजरी कमेटी के, एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के एडिशनल सेक्रेटरी हैं, वो इसके चेयरपर्सन होंगे। और नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है जो मेन पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग बॉडी है। और जो भी पीजीएस इंडिया सेक्रेटरीट, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग के जो डिसीजंस रहते हैं, जो प्रपोजल्स रहते हैं, उनको एंडोर्स और फाइनली डिसाइड जो है वो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी करती है। और उसी में सारा रीजनल काउंसिल्स का चयन की प्रक्रिया है, रीजनल काउंसिल्स को क्या काम दिया जाएगा, ये सारे के सारे जो डिसीजंस हैं उसमें रहते हैं। क्या मॉडिफिकेशंस होनी हैं वो सारी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में रहती हैं। अमेंडमेंट करना है और उसकी एंडोर्समेंट जो है वो नेशनल एडवाइजरी कमेटी से ली जाती है। तो इस तरह से ये ढांचा बना हुआ है। और जोनल काउंसिल्स जो हैं वो भी हैं पीजीएस इंडिया सेक्रेटरीट के अंदर में। और जोनल काउंसिल्स विभिन्न देश के अलग अलग जगहों में स्थापित हैं, जैसे बेंगलोर में हैं और नागपुर में हैं, हेडक्वार्टर गाज़ियाबाद में भी हैं, और भुवनेश्वर और इम्फाल में जोनल काउंसिल्स हैं। तो ये जोनल काउंसिल्स जो हैं हर एक स्टेट जो इनके जुरिस्डिक्शन में आती है, 5-6 उनकी मॉनिटरिंग करना है वहाँ रीजनल काउंसिल्स की, लोकल ग्रुप के साथ मिलके वहाँ ट्रेनिंग्स करनी है, लोकल ग्रुप्स को ट्रेनिंग देनी है और डाटा कलेक्शन करना है। ये जोनल काउंसिल्स का काम रहता है। और रीजनल काउंसिल्स जो है, जो इसमें सर्टिफिकेशन का कार्य जो देखती हैं, एंडोर्समेंट देते हैं सर्टिफिकेशन के लिए, वो रीजनल काउंसिल्स इस वक्त 65 रीजनल काउंसिल्स हैं जिनको ऑथराइज़ किया गया है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा। तो ये भी इस पूरे जो संस्थागत ढांचा है उसकी बहुत इम्पॉर्टेंट और अहम कड़ी हैं। और रीजनल काउंसिल्स गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी भी हो सकती है, जैसे स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, और प्राइवेट एजेंसीज़ भी हो सकती हैं जिन्होंने जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फुलफ़िल करती हैं, जैसे उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए सर्टिफिकेशन का, प्रमाणीकरण का, और जैविक खेती में कुछ उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी उनको रीजनल काउंसिल अपॉइंट किया जाता है, ऑथराइज़ किया जाता है। अब रीजनल काउंसिल्स के नीचे जो अगर हम बात करें, जो ऑपरेशनल मॉड्यूल्स हैं, जो स्कोप्स हैं, वो सबसे पहले तो फार्मर ग्रुप्स के लिए है प्राइमरीली, और उसके बाद में इंडिविजुअल फार्मर, एकल किसान भी इसमें जुड़ सकता है सर्टिफिकेशन के लिए। और लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन या ट्रेडिशनल एरिया सर्टिफिकेशन को भी हम इसमें लेके आए हैं लास्ट ईयर से। और प्रोसेसर्स और हैंडलर्स भी इसमें का भी मॉड्यूल इसमें है। तो इस तरह से ये संस्थागत जो ढांचा है पीजीएस इंडिया का, वो इस तरह से कार्य करता है। और पीजीएस इंडिया में अगर हम बात करें कि जो प्रमाणन की प्रणाली के क्षेत्र हैं वो क्या क्या हैं, तो इसमें सबसे पहले तो फसल उत्पादन मॉड्यूल है, प्रोसेसिंग और हैंडलिंग मॉड्यूल है, लाइफ स्टॉक मॉड्यूल, और अन्य जैसे कि हम कहें बी कीपिंग भी इसमें हम लेके आ रहे हैं, और आगे एक्वाकल्चर को भी लेके आएंगे। परंतु अभी तक फसल उत्पादन मॉड्यूल और प्रोसेसिंग हैंडलिंग मॉड्यूल अच्छे से चल रहा है। और फसल उत्पादन मॉड्यूल की अगर हम बात करें तो इसमें पीजीएस इंडिया वेब पोर्टल के तहत पूर्ण प्रमाणन संचालन को इसके तहत वर्तमान में कार्यात्मक बना दिया गया है। और 3 श्रेणियां हैं
जिनके लिए क्षेत्रीय परिषदों को, जैसे हमारी रीजनल काउंसिल्स हैं, उनको हम क्षेत्रीय परिषद भी कहते हैं, उनको प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। और उनका विवरण जो है इस तरह से है, जैसे बड़े क्षेत्र प्रमाणन, व्यक्तिगत समूह प्रमाणन, स्थानीय समूह प्रमाणन। तो मुख्यतः सबसे ज़्यादा तो स्थानीय समूह प्रमाणन, जिसको हम लोकल ग्रुप सर्टिफिकेशन कहते हैं, वही है। और व्यक्तिगत समूह प्रमाणन लास्ट ईयर से हमने इंट्रोड्यूस किया है। बड़े क्षेत्र का प्रमाणन, लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन जो है, वो भी हमने लास्ट ईयर से शुरू कर रखा है। तो जो बड़ा क्षेत्र प्रमाणन की अगर बात करें तो उसमें आप देखेंगे कि हमारा लक्षद्वीप आ चुका है, इसमें अंडमान एंड निकोबार भी बड़े क्षेत्र प्रमाणन में आ चुका है। कुछ आइलैंड्स को उन्होंने ऑफ़र किया है। और अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ का जो डिस्ट्रिक्ट है दंतेवाड़ा, उसमें 65,000 हेक्टेयर एरिया जो है, इसमें लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन में स्टेट गवर्नमेंट ने ऑफ़र किया है। तो लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आप इसका बेस जो है, इसका आधार है कि आपको पता ही है भारत जो है परंपरागत रूप से जैविक रहा है और कई क्षेत्र अभी भी जैविक बने हुए हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले तो इसमें सबसे ज़रूरी है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जैसे फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल ना किया गया हो, तो स्थानीय और राज्य प्रशासन आश्वासन देता है कि सिंथेटिक इनपुट और जीएमओ आदि का उपयोग वहाँ प्रतिबंध किया गया है और निषिद्ध पदार्थों की बिक्री आपूर्ति के लिए कोई अनुमति नहीं दी जाती है। तो इस तरह का एंडोर्समेंट और डॉक्यूमेंटेशन पहले तो राज्य प्रशासन को देना होता है। और ऐसे क्षेत्र में भौगोलिक रूप से पारंपरिक क्षेत्र हैं उनसे अलग थलग होना चाहिए और पहाड़ियों से, जैसे गैर कृषि भूमि, समुद्र, नदियों, जंगलों या किसी अन्य प्रभावी अवरोध से अलग होना चाहिए। तो उनको लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन में लिया जा सकता है। क्षेत्र के सभी किसानों द्वारा इसमें पीजीएस इंडिया जैविक कृषि नीति और प्रथाओं को अपनाना और ग्राम परिषदों या ग्राम पंचायतों के द्वारा इसकी पुष्टि करना, इस तरह से ये लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन को लिया जाता है। लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन का फ़ायदा ये रहता है कि इसमें किसान भाइयों को इतने बड़े ग्रुप जो है बिना कन्वर्जन के, बिना ट्रांजिशन के, क्योंकि आपको पता ही है कि जब हम प्रमाणीकरण की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो उसमें 2 साल का कन्वर्जन पीरियड का टाइम लगता है एनुअल और बाइनियल क्रॉप्स के लिए, और जो पेरेनियल हैं उनके लिए 3 साल का लगता है। तो इसमें लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें कन्वर्जन का, ट्रांजिशन का कोई समय जो है लगता नहीं है। तो ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। और व्यक्तिगत समूह प्रमाणन और स्थानीय समूह प्रमाणन, तो मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि व्यक्तिगत प्रमाणीकरण पहले नहीं था, तो इसको हमने शुरू कर दिया है और इसमें पंजीकरण किया जा सकता है। परंतु 2 साल के अंदर जो किसान हैं उनको अपना समूह बनाना ही होता है, तभी ये जो पीजीएस इंडिया सर्टिफिकेशन सिस्टम है, तभी इसकी जो सैंक्टिटी है वो मेंटेन रह सकती है। क्योंकि पीयर इंस्पेक्शन, पीयर अप्रेजल कैसे होगा, और आसपास के किसान जब केमिकल, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया और पूरा जो है सुनिश्चित हो पाएगी ये प्रक्रिया केमिकल फ्री और पेस्टिसाइड फ्री जो मुहिम है सर्टिफिकेशन की, उसके द्वारा। स्थानीय समूह प्रमाणन, एक स्थानीय किसान समूह का गठन किया जाता है जिसमें न्यूनतम 5 सदस्य होते हैं और समूह की पसंद के अनुसार अधिकतम कोई भी संख्या हो सकती है। ज़रूरी नहीं, मिनिमम 5 हमने कहा है, इससे ज़्यादा 25 भी हो सकते हैं और 50 भी आप ले सकते हैं, परंतु 25 एक अच्छा नंबर है जो कि होना चाहिए समूह में। एक ही गांव में या आसपास के गांव के ज़मीन पर स्थित समान स्थितियों में लोग जो एक दूसरे के साथ नियमित रूप से बातचीत कर सकते हैं, उन्हें स्थानीय समूह बनाने में सुविधा होती है। इसमें महिला किसानों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए और की जाती है, और कम से कम 25% सदस्य जो हैं वो पीजीएस और एनपीओपी अगर थर्ड पार्टी वाले को भी जानते हों, उनके मानकों के बारे में, नेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, पीजीएस इंडिया स्टैंडर्ड्स की उनकी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, उनको थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। ट्रेनिंग्स के द्वारा ये वो सुनिश्चित कर सकते हैं। ट्रेनिंग्स दी जाती हैं आरसीयूएनएफ के द्वारा, आरसीज के द्वारा। ये अनिवार्य है कि प्रत्येक किसान पीजीएस प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करे और स्थानीय समूह जो लोकल ग्रुप है वो स्टाम्प पेपर कई बार इस्तेमाल करना पड़ता है, आरसी के साथ, रीजनल काउंसिल के साथ उनका समझौता होता है
किस तरह से उनको कार्य करना है आपस में सर्टिफिकेशन के लिए। और जोत के आकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है, मतलब कितना उसका एरिया हो। एक एकल सदस्य समूह के तहत कुल भूमि के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये इसमें थोड़ा सा गाइडलाइंस का थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। समानांतर उत्पादन और आंशिक रूपांतरण की अनुमति नहीं है। पैरेलल प्रोडक्शन और ये जो है आपको पता ही है कि इसकी अनुमति यहाँ पर नहीं है। पशुधन के साथ पूरे खेत को 24 महीने के भीतर जैविक प्रबंधन के तहत लाना होता है, अन्यथा परिवर्तन के तहत रहना जारी रहेगा। मतलब वो पीजीएस सर्टिफाइड ऑर्गेनिक में नहीं आ पाएंगे, वो परिवर्तन में ही रहेंगे, अंडर कन्वर्जन ही रहेंगे, अगर वो पूरे के पूरे खेत को 24 महीने के अंदर और 2 साल के अंदर एक साथ पशुधन के साथ पूरे खेत को रूपांतरण नहीं कर देते हैं। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है जो पीजीएस इंडिया गाइडलाइन का स्टैंडर्ड्स में दी गई है। और इसके जो विभिन्न चरण हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि किस तरह से पीजीएस इंडिया जैविक प्रमाणन के जो चरण हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहला तो है कि स्थानीय समूह का गठन करना, न्यूनतम 5 सदस्य होने चाहिए, 20 से 25 किसान सदस्य शामिल हो सकते हैं, और इसका सुविधाजनक संचालन, जानकारी और प्रभावी कामकाज में इससे सहायता मिलती है। समूह का एक नेता होना चाहिए, प्रमुख संसाधन व्यक्ति का चयन होना चाहिए, हम उसको नेता नहीं एक प्रमुख कह सकते हैं, जिसको हम लोकल ग्रुप हेड भी कह सकते हैं। समूह के सदस्यों में से एक सुशिक्षित किसान का चयन पूरे समूह के सदस्यों की सहमति पर ही किया जाना चाहिए। समूह के नेता को स्थानीय समूहों में आवश्यकता पड़ने पर भ्रमण करना चाहिए और करवाना चाहिए सभी को, और सद्भाव बनाए रखना चाहिए और नेतृत्व के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये इसी के आधार पर ये जो है प्रमाणीकरण की विभिन्न चरण हैं और प्रक्रियाएं हैं। इसके अलावा दस्तावेज जो संग्रह, डॉक्यूमेंटेशन जो है, क्षेत्रीय परिषद से पंजीकरण और अनुमोदन के लिए एक निर्धारित प्रारूप में दस्तावेज एकत्र किए जाने चाहिए। दस्तावेजों का संग्रह आजीवन प्रमाणीकरण प्रक्रिया, पंजीकरण की प्रक्रिया के लिए एक बार का किया जाता है। एकत्र किए गए जितने भी सभी दस्तावेज हैं वो पीजीएस वेब पोर्टल में ऑनलाइन अपलोड किया जाता है, और आरसी ऑनलाइन स्वीकृति देता है, जिसको हम आरसी एंडोर्समेंट कहते हैं। पंजीकरण सक्रिय हो जाता है, जिससे प्रत्येक स्थानीय समूह को एक विशेष यूनिक आईडी मिल जाता है। उसी आईडी से फिर वो ऑनलाइन अपना पासवर्ड डाल के खोल के अपनी प्रक्रियाएं कर सकते हैं, चाहे वो लोकल ग्रुप हो और किस तरह या इंडिविजुअल किसान हो। क्षेत्रीय परिषद का चयन जो एनईसी द्वारा जो प्रमाणित अधिकृत रीजनल काउंसिल्स हैं, जैसे जिसमें स्थानीय समूह रुचि रखते हैं और परिचित है, नज़दीक है, यही ध्यान देना होता है किसान भाइयों को कि वो उनके डिस्ट्रिक्ट में है उनका ऑफिस रीजनल काउंसिल का, तो उनको सेलेक्ट किया जाए। ऑनलाइन पोर्टल में ये बिल्कुल उसमें सिस्टम में उपलब्ध होता है जब वो अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालते हैं। और सभी प्रासंगिक जितने भी रिक्वायर्ड दस्तावेज हैं उनको जमा कर दें, जिससे आरसी द्वारा पंजीकृत और आसानी से किया जा सके। पंजीकरण से पहले स्थानीय समूहों को आरसी के साथ बातचीत करनी होती है, और पीजीएस प्रणाली और इसकी जितनी भी परिचालन आवश्यकताओं को समझने के लिए उचित प्रशिक्षण इनको लेना चाहिए। प्रशिक्षण हमारे रीजनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग भी समय समय पर देता है, आरसीज को भी देना होता है, सर्विस प्रोवाइडर भी दे सकते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी दे सकती है। प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के दौरान जो है स्थानीय समूह, जिसको हम लोकल ग्रुप भी कहते हैं, किसी भी समय किसी भी क्षेत्रीय परिषद में शिफ्ट हो सकता है। शिफ्ट के भी इसमें प्रावधान रखा गया है। केवल तभी जब आरसी गैर कार्यात्मक पाई जाती है या पीजीएस दिशा निर्देश के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रही है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया के लिए एलजी का मार्गदर्शन नहीं कर पा रही है और प्रमाण पत्र जारी करने में देरी हो रही है, तो लोकल ग्रुप जो है वो अन्य आरसी में शामिल होने से पहले आरसी को उसके तहत कार्य न करने का कारण उनको बताना होता है, तभी वो अपना आरसी को शिफ्ट कर सकते हैं। और क्षेत्रीय परिषद में जो पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन है आरसी के लिए के उसमें, तो प्रत्येक एकल किसान को आवेदन पत्र, जैविक प्रतिज्ञा, फार्म इतिहास पत्र, पहचान पत्र आदि ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये उनके पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। समूह के सदस्यों की ओर से समूह के नेता द्वारा निर्धारित प्रारूप जैसे आवेदन पत्र, करार प्रति,
शर्तें हैं, कुछ जो भी समूह का अनुमोदन और जितना भी एलजी या लोकल ग्रुप या रीजनल काउंसिल है वो, या जो राज्य अनुमोदन कई बार करते हैं, जैसे पीकेवीवाई में जो है वो राज्य का अनुमोदन जरूरी होता है और आरसी में इसको जमा किया जा सकता है। तो ये सारी ऑनलाइन से ही ये प्रक्रिया सुनिश्चित की जाती है। अब बारी आती है अनुमोदन की, एक्सेप्टेंस की, एंडोर्समेंट की। किसानों की जो प्रामाणिकता, गांव जितने भी संबंधित हैं और कृषि गतिविधियों में उनकी सक्रिय भागीदारी का अनुमोदन जो है वो पीजीएस क्षेत्रीय परिषद, राज्य सरकार के अधिकारी पीकेवीवाई है के तहत पहले से पंजीकृत अन्य स्थानीय समूहों द्वारा किया जा सकता है। अगर पहले से कोई पीजीएस समूह बना हुआ है तो वो भी इसमें एंडोर्समेंट कर सकते हैं, अनुमोदन कर सकते हैं। किसी भी सरकारी योजना के तहत पंजीकृत शामिल किसानों का राज्य या जिला नोडल अधिकारी भी इसका अनुमोदन कर सकते हैं। तो ये है जो एंडोर्समेंट की प्रक्रिया है। और जो नॉन स्कीम है उसमें एंडोर्समेंट का कोई भी ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि एंडोर्समेंट की जाए। तो स्कीम के तहत जो है कुछ जहाँ स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और स्टेट गवर्नमेंट उसको कार्यान्वयन कर रही हैं, तो वहाँ पर एंडोर्समेंट की ज़रूरत पड़ती है। प्रशिक्षण इसका सबसे बड़ा आधार है, जो कड़ी है। और स्थानीय समूह के तहत पंजीकृत प्रत्येक किसान की जिम्मेदारी है कि वो जैविक खेती पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस या जैविक खेती के स्टैंडर्ड्स जितने भी हैं पीजीएस इंडिया गाइडलाइंस के तहत, वो प्रमाणन प्रक्रियाएं, मानक हैं, प्रलेखन में अपनाई गई प्रथाओं को समझने के लिए अनिवार्य रूप से उनको प्रशिक्षण लेना होता है। तो मैंने आपको बताया कि प्रशिक्षण रीजनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग, हमारे क्षेत्रीय जो संस्थान है वो भी इसको दे सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी, राज्य सरकारें भी, उनकी संस्थान भी इसको दे सकते हैं और अन्य संस्थान भी इसमें प्रशिक्षण दे सकते हैं। और इसको सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 50% किसान सदस्य बिना किसी असफलता के प्रशिक्षण और प्रदर्शन कार्यक्रमों में भाग लें। इस तरह से पीजीएस इंडिया गाइडलाइंस में निर्देश दिए जाते हैं। कम से कम 2 कार्यक्रमों में एक समूह को, प्रत्येक सदस्य को 1 वर्ष में अनिवार्य रूप से भाग लेना होता है। तो ये है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि इसमें जो आत्मनिर्भरता है किसानों की और उनको एजुकेशन जो देना है ये इसमें दिया जाता है। इसके अलावा बैठक है जिसको हम मीटिंग्स कहते हैं। तो प्रत्येक समूह को समय समय पर बैठक आयोजित करनी होती है। उपस्थिति जो है, पंजिका का रखरखाव करना चाहिए, जो डॉक्यूमेंटेशन अपने रजिस्टर को मेंटेन करना है। और क्योंकि कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, जब भी इंस्पेक्शन हो। सदस्यों की भागीदारी इन बैठकों में एक अनिवार्य गतिविधि है और समूह की गारंटी योजना के लिए सदस्य के समर्पण का एक संकेत है कि हाँ, वो सब इसमें भागीदार हैं। वर्ष में कम से कम 2-4 बार जो जब हमारा सीजन्स होते हैं, अलग अलग सीजन्स जो होते हैं वार्षिक फसल समूह के लिए, कम से कम 4 बार ये हो जाए, 2 से 4 बार हो जाए जो बैठकें हैं, तो ये अच्छी बात है और इनका रिकॉर्ड रखना होता है। और इन बैठकों का हो गया, ट्रेनिंग्स का रिकॉर्ड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तभी ये पीजीएस इंडिया इसी के आधार पर ये लोकल ग्रुप सर्टिफिकेशन सुनिश्चित हो पाता है। फिर आता है सहकर्मी निरीक्षण और निर्णय प्रस्तुत करना, मतलब पीयर इंस्पेक्शन और पीयर अप्रेजल और उसका डिसीजन जो है, जिसको हम इंग्लिश में अगर बात करें तो फसल की बुआई के 15 दिनों के बाद और फसल की कटाई से 1 महीना पहले प्रत्येक मौसम में पीजीएस मानकों में निर्धारित जो मापदंड दिए गए हैं उनके अनुसार प्रत्येक समूह या व्यक्ति या जो लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन है अगर, तो उनके द्वारा एक समूह में प्रत्येक एक किसान का एक सहकर्मी निरीक्षण पूरा करता है। तो सहकर्मी निरीक्षण करने के लिए समूह के सदस्यों के बीच एक सहकर्मी निरीक्षण दल का गठन किया जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो पीयर अप्रेजल कमेटी है वो सहकर्मी निरीक्षण दल जिसको हम कहते हैं, उसका गठन अच्छे से किया जाना चाहिए और लोकल ग्रुप में ये सबसे ज़रूरी है। यही इसका बेस है इंस्पेक्शन और प्रमाणीकरण का। इसमें कम से कम 3 सहकर्मी ज़रूरी हैं और अधिक सदस्य भी हो सकते हैं। और इसमें जो सभी सहकर्मी जो 10 सूत्री मानकों के आधार पर अपनाई गई जैविक कृषि पद्धतियों का मूल्यांकन करते हैं और सहकर्मी मूल्यांकन टीम अपना निर्णय स्थानीय समूह के नेता को सौंपते हैं, जिसको हम लोकल ग्रुप हेड भी कहते हैं।
या लीड रिसोर्स पर्सन भी कहते हैं। तो सभी जो लोकल ग्रुप के सदस्य हैं वो बैठक में चर्चा करते हैं। किसानों द्वारा अनुपालन विवरण, गैर अनुपालन विवरण, जिसे कॉम्प्लायंस और नॉन कॉम्प्लायंस हम कहते हैं, उसको तैयार किया जाता है और प्रमाणन पत्र जो है वो जारी करने के लिए रीजनल काउंसिल को अंतिम निर्णय प्रस्तुत किया जाता है। तो नियमों मानकों का उल्लंघन करने वाले किसानों पर गैर अनुपालन या प्रतिबंधों का निर्णय, ये सब चीज़ों को निर्णय को लिया जाता है कमेटी के द्वारा। पीजीएस दिशा निर्देशों के अनुसार किसानों द्वारा ये सारी प्रक्रिया को चलाया जाता है। जिन बिंदुओं पर जो मानक सहकर्मी मूल्यांकन बिंदु हैं वो किस पर आधारित हैं, वो हमारे पीजीएस इंडिया स्टैंडर्ड्स हम जिसको कहते हैं, मानक सहकर्मी मूल्यांकन जो अप्रेजल है, जो कंप्लायंस और नॉन कंप्लायंस की बात करते हैं, तो उसका आधार क्या है, स्टैंडर्ड्स हैं। जैसे वो जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मानक हैं, वो क्या कहते हैं, जैसे आवास का प्रबंधन किस तरह से करना है, हैबिटेट मैनेजमेंट मतलब कौन कौन से पेड़ कहाँ पर लगे हैं, बायोडाइवर्सिटी विविधता मेंटेन की गई है कि नहीं, और पशुधन का एकीकरण हुआ है, कितना पशुधन है, कितना गाय का गोबर उपलब्ध है, किस तरह से वो बाहर से तो नहीं खरीद के ला रहे हैं, तो ये भी एक मानक है। मृदा और जल संरक्षण किस तरह से किया जा रहा है, मृदा का रखरखाव अच्छे से किया जा रहा है, कहीं बाहर से कोई कंटेमिनेशन का फ्लो तो नहीं है, पानी के थ्रू तो नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों के मानक दिए गए हैं। क्या प्रोहिबिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, अलाउड है, ये सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं। और किस तरह से कीट का नियंत्रण किया जाता है, बीमारियों का नियंत्रण कैसे करना है, और बीज या रोपण सामग्री किस तरह से हो, जीएमओ नहीं होना चाहिए, और हाइब्रिड अलाउड है या नहीं, और वो केमिकल ट्रीटेड नहीं होना चाहिए, तो इस तरह से है। और उपकरणों की सफाई, भंडारण और परिवहन आदि, ये सारी चीज़ें जो है इसमें प्रमाणन के जो स्टैंडर्ड्स का मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि स्टैंडर्ड जो हैं वो दिए गए हैं, उन स्टैंडर्ड्स के आधार पर ही, मानकों के आधार पर ही ये जो कमेटी है ये निरीक्षण करती है, मूल्यांकन करती है, और ये सब मूल्यांकन के बिंदु हैं मानकों के आधार पर, जिनके आधार पर ही ये प्रमाणीकरण की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाती है। जो समूह, जो 2 सदस्यीय समूह है या 3 सदस्यीय समूह है उसके द्वारा। तो समूह जो है गारंटी के विश्वास और विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं, और पीजीएस प्रमाण प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बढ़ावा दिया जाता है समूह के गठन के लिए। प्रत्येक जो समूह है उसके सदस्य के संबंध में सभी सहकर्मी मूल्यांकन पत्रों को भविष्य के पर्यवेक्षण के लिए स्थानीय समूह द्वारा हार्ड कॉपी या डिजिटल रूप में अनुरक्षित कर सकते हैं। इन्हें सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाता है, और किसी भी समय भौतिक पर्यवेक्षण के दौरान मांग पर जो है रीजनल काउंसिल या वैधानिक प्राधिकरण को प्रदान किया जाता है। जो भी बाहर से इंस्पेक्शन के लिए आता है, या आरसी है या और भी स्टेट गवर्नमेंट कभी मॉनिटरिंग के लिए आती है, तो उनको ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए जा सकते हैं। तो इसकी विश्वसनीयता को बनाए रखा जाता है। इसके बाद में जो है अनुमोदन समूह निर्णय लिया जाता है और प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट के लिए निर्णय लिया जाता है। वास्तविक उपज का भी को भी एंटर किया जाता है। पहले तो एस्टिमेटेड यील्ड होती है, परंतु एक्चुअल यील्ड क्या आई उसको भी जो है किसान भाई ऑनलाइन माध्यम से पोर्टल में एंटर करते हैं, उसको अपडेट किया जाता है। अब बात आती है सर्टिफिकेट मिलने के बाद में मार्केटिंग का जो लिंकेज है, उसके लिए भी भारत सरकार ने जैविक खेती वेब पोर्टल जो www.jaivikkheti.in है, और आप देखेंगे कि इस पोर्टल में जो पंजीयन है, जो पंजीकरण की प्रक्रिया है, वो जो सेलर है, जो बेचने वाला है या किसान भाई हैं, वो अपने पीजीएस सर्टिफाइड प्रोड्यूस को रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल में उसको अपने प्रोड्यूस को बेच सकते हैं डायरेक्टली, और अपना उत्पाद, और जो उपभोक्ताओं के लिए ये अवेलेबल है, और जो ख़रीदार है वो भी अपनी रजिस्ट्रेशन जो है उसमें कर सकते हैं। और अगर सर्टिफाइड उत्पाद चाहिए उनको पीजीएस इंडिया का, तो वो उसमें देख सकते हैं जैविक खेती वेब पोर्टल में, और इसमें ये ऑनलाइन के माध्यम से ये किसान भाइयों के लिए अवेलेबल है।
अब लास्ट में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि भारत में जो पीजीएस की सफलता के जो थोड़े बहुत जो बिंदु हमने चिन्हित किए हैं, इसकी सफलता की जो कहानी है वो ये है कि ये कम लागत है। इसमें जो किसान भाई जब प्रमाणीकरण की प्रक्रिया करते हैं, जो थर्ड पार्टी में थोड़ा ज़्यादा उनकी लागत बढ़ जाती है, परंतु ये कम लागत का है। और इसमें छोटे और जो बहुत छोटे किसान हैं वो भी इसमें भागीदार बनते हैं और उनकी लागत बहुत कम रहती है। कॉस्ट जो है इसकी ना के बराबर ही है। अगर समूह में हों तो ये कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, बहुत कम रहती है। न्यूनतम कागजी कार्रवाई है और क्षेत्रीय आधार पर उपयुक्त है। तीसरे पक्ष के निरीक्षण के बजाय इसमें स्वयं किसानों की टीम द्वारा समक्ष मूल्यांकन और निरीक्षण किया जाता है। किसान क्षेत्रीय समूह, गैर सरकारी संगठन, अन्य सहायता संगठन, इसमें ये सब क्षेत्रीय नेटवर्क में रहते हैं और देश में जैविक आंदोलन का निर्माण जो है वो इसमें सुनिश्चित किया जाता है। ये पूर्ण विश्वास पर आधारित एक विश्वसनीय जैविक गारंटी प्रणाली है और क्षेत्रीय और पीजीए समूहों के बीच पारस्परिक पहचान और सहायता, आपस में जो है म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ नॉलेज भी होता है। प्रणाली का प्रशिक्षण और ये सहायता आधारित है। क्षमता निर्माण में वृद्धि के साथ किसान को ये सशक्त बनाती है और आत्मनिर्भर भी बनाती है। विपणन अवसरों में वृद्धि के माध्यम से किसान को इसमें जो है सशक्त बनाया जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं और जो मैं आज आपको इसके सर्टिफिकेशन सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया। तो अंडर कन्वर्जन में आपको जो है पीजीएस इंडिया ग्रीन लोगो, जो पीजीएस इंडिया ग्रीन है जिसमें ऑरेंज लोगो मिलता है, और जब आप 3 साल पूरे हो जाते हैं तो पेरिनियल फसलों के लिए 3 है, मौसमी फसलों के लिए 2 साल है। तो रूपांतरण जो है जिसको हम ट्रांजिशन कहते हैं वो 2 से 3 साल का होता है और इसमें रूपांतरण अवधि पूरी होने के बाद किसानों को पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक तभी जारी किया जाता है जब वो पूरी तरह से जैविक मानकों को अपनाएं और इस सर्टिफिकेशन सिस्टम से प्रमाणीकरण की प्रक्रिया से गुजरें। और पीजीएस ग्रीन सर्टिफिकेशन के साथ दिए गए ऑर्गेनिक में रूपांतरण के तहत जो है उत्पाद पीजीएस ग्रीन लोगो का उपयोग करेंगे। ऐसे उत्पादों को जैविक के रूप में नहीं माना जाएगा और केवल संकेत ये लिखना है कि जैविक में रूपांतरण के तहत का उपयोग वो कर सकते हैं जब वो अपने इस पीजीएस सर्टिफाइड अंडर कन्वर्जन प्रोड्यूस को बेचना चाहें। और यही जानकारी जो है मैं आपको इसके बारे में देना चाहूँगा। और इसके अलावा अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि आगे प्राकृतिक खेती के ऊपर भी जो है मिशन चलाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। और प्राकृतिक खेती के जो उत्पाद हैं जब मार्केट में आना शुरू होंगे तो उसके लिए भी प्रमाणीकरण की प्रक्रिया ज़रूरी है और भारत सरकार इसमें पहल कर रही है। और नेशनल सेंटर जो है हमारा राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र, हमारा जो पीजीएस सेक्रेटरीट है, हमें ये कार्य दिया गया था कि प्राकृतिक खेती के ऊपर भी प्रमाणीकरण के मानकों को तैयार किया जाए और कंप्लायंस नॉन कंप्लायंस सिस्टम को बनाया जाए। तो हमने वो पूरा जो ड्राफ्ट है प्राकृतिक खेती के ऊपर जो प्रमाणीकरण की प्रक्रिया है और मानक हैं वो बना दिए हैं और भारत सरकार को उसको दे दिया गया है। और जल्द ही जब भारत सरकार उसको एक्सेप्ट कर लेगी, एक जो हाई पावर्ड कमेटी गठित की गई है उनकी भी एंडोर्समेंट ली जा रही है कि उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत तो नहीं है, जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स को लिया गया है, सभी हितधारकों को लिया गया है। तो अलग अलग लेवल पर इसके ऊपर चर्चाएं चल रही हैं। तो जैसे ही ये प्रमाणीकरण की प्रक्रिया अप्रूव होती है, हमें निर्देश आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से, तो हम आगे प्रमाणीकरण जो है प्राकृतिक खेती के लिए भी लेके आ रहे हैं और इसको भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा ऑनलाइन के माध्यम से। मोबाइल ऐप आधारित भी हो सकता है और लोकल लेवल पर इस प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को अच्छे से चलाने के लिए हम ये सिस्टम को तैयार किया गया है जो प्राकृतिक खेती के लिए है। और क्वालिटी एश्योरेंस की अगर हम बात करें कि जिस तरह से इस टॉपिक में ये भी रखा गया है कि क्वालिटी पैरामीटर्स क्या हैं, गुणवत्ता का आधार क्या है, जैविक हो, प्राकृतिक हो या केमिकल फ्री जो प्रोड्यूस है उसका क्या आधार है, तो उसकी जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है उसका कोई ऐसा टेस्ट बने हुए हैं, ऐसे कोई मानक हैं। तो अभी तक जो ऐसा कोई मानक है नहीं
परंतु इतना ज़रूर हम कहेंगे कि जब आप केमिकल फ्री प्रोड्यूस निकालते हैं, जब हमारा जो प्रोसेस है प्रमाणीकरण का, उसमें जो मानक दिए गए हैं, चाहे वो जैविक खेती हो, प्राकृतिक खेती हो, उसमें बैलेंस न्यूट्रिशन के ऊपर बात की जाती है। तो मृदा में जब हम जितना काव डंग है, गाय का गोबर है, काव यूरिन है, इसकी बेस्ड जो फॉर्मुलेशंस हैं, जीवामृत, घन जीवामृत, या जब हम नेचर को साथ रखते, जो बायोलॉजिकल साइकिल्स को एनहांस करते हैं, पूरा एग्रो इकोसिस्टम ऐसा तैयार किया जाता है कि जो प्रकृति के बनाए गए नियमों के आधार पर जब हम विधाओं को करते हैं अपने फार्म पे, तो न्यूट्रिशन जो है, जो बैलेंस न्यूट्रिशन है, वो मृदा में रहता है, सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। जब बैलेंस न्यूट्रिशन रहेगा, जब बैलेंस जो एक पूरा उसमें अच्छे से तत्व रहेंगे, तो बीज अच्छे से फलेगा फूलेगा, और जब भी वो जो उससे बीज से जो उत्पादन, जब पौधा बनेगा या जब उससे जो उत्पाद आएगा वो भरपूर होगा, वो न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो है उसकी अच्छी होगी, सेफ़, हेल्दी और न्यूट्रिशनली रिच फूड जो है हमें उपलब्ध होगा। यही हम कह सकते हैं, परंतु इसका ऐसा कोई टेस्ट नहीं बना है जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि हाँ, ये कन्वेंशनल सिस्टम से है, इसकी ये क्वालिटी कम है। सिर्फ यही कह सकते हैं कि वो रेजिड्यू फ्री है, उसमें रेजिड्यू नहीं है, तभी हम जैविक को प्राकृतिक को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं टेस्ट के आधार पर। अगर लैब में टेस्ट की बात करें, यही मैं आपको अंत में बताना चाहूँगा, जो क्वालिटी के बात करें अगर। बहुत बहुत धन्यवाद।